नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक में फैसला, राहुल गांधी की सहमति के बाद विधायक दल का फैसला। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी ये खबर, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स प्लेट के जरिए जानकारी भी आपको दे रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लगातार चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म था। 4 नाम पर बेसिकली चर्चा हो रही थी, लेकिन सभी नामों को मात देकर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। अहम खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि इससे पहले ही सूत्रों के हवाले से हमने आपके साथ जानकारी साझा की थी और हमेशा की तरह एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में नतीजों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था और माना यही जा रहा था कि भूपेश बघेल ने संगठन को मजबूत करने के लिए जनता का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी और माना यही जा रहा था कि उनके कठिन परिश्रम का फल उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी के तौर पर मिलेगी। लेकिन लगातार 4 नाम चर्चा में बने हुए थे और उन तमाम नामों को पीछे छोड़कर अब भूपेश बघेल जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के यूपी दौरे की। रायबरेली में पीएम नरेंद्र मोदी ने राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस इसलिए इन दिनों भड़की है कि केंद्र सरकार जो रक्षा सौदे कर रही है उसमें कोई क्वात्रो की मामा या क्रिश्चियन मिशेल अंकल नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं देशवासियों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकारों का इतिहास सेनाओं के प्रति कांग्रेस का रवैया क्या रहा, ये देश कभी उनको माफ नहीं करेगा, देश कभी उसे भूलेगा नहीं। साथियों, करगिल युद्ध के बाद हमारी वायुसेना ने आधुनिक विमानों की जरूरत बताई थी। करगिल की लड़ाई के बाद, अटल जी की सरकार के बाद कांग्रेस ने 10 साल देश पर राज किया, लेकिन वायुसेना को मजबूत नहीं होने दिया। आखिर क्यों? किसके दबाव में? भाइयों और बहनों, रक्षा सौदों के मामले में कांग्रेस का इतिहास बोफोर्स घोटाले वाले क्वात्रोची मामा का रहा है। कांग्रेस सरकार के समय में हुए हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी एक और अंकल क्रिश्चियन मिशेल को पकड़कर कुछ दिन पहले ही भारत लाया गया है और हम सभी ने ये भी देखा है कि कैसे इस आरोपी को बचाने के लिए कांग्रेस ने तुरंत अपना वकील अदालत में भेज दिया। पीएम मोदी ने रायबरेली में भगवान राम की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, झूठ ही जीती है और झूठ की खेती करती है। साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठ चबेना। यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं।
फ्रांस में हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदा मोदी सरकार के लिए अभी भी फांस बनी हुई है। केंद्र के सामने अब पीएसी का पेंच आ गया है और इसे सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर और इसमें दखल देने से इनकार करने के बाद मोदी सरकार ने इस पर राहत की सांस ली थी, लेकिन विवाद की आग अभी पूरी तरह नहीं बुझी है। दरअसल मसला भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी और लोक लेखा समिति यानी पीएसी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 25 में जिक्र किया गया है कि राफेल की कीमत संबंधी जानकारी कैग को साझा की गई है, जिसकी रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति के पास है, जबकि लोक लेखा समिति यानी पीएसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी कोई भी रिपोर्ट उनके सामने पेश नहीं होने की बात कही और मोदी सरकार पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो प्राइसिंग की बात थी वो ऑलरेडी पीएससी से शेयर की थी इन्होंने, लेकिन सीएजी के साथ शेयर की थी, लेकिन उसके बाद इनको कहना चाहिए था कि इसके बाद ये रिपोर्ट पीएससी के पास जाएगी और रिडैक्टेड जो वर्जन है, मतलब उसका सारा वर्जन नहीं लेकिन थोड़ा उसका वर्जन, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जाएगा। तो इन्होंने इन शब्दों में लिखना चाहिए था जो लिखा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानकर अपनी जजमेंट में डाल दिया और ये बड़ा भारी बवाल हो गया है। इधर केंद्र एससी के फैसले में उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है जिसमें सीएजी और पीएसी के बारे में जिक्र है। मेरी राय है कि कोर्ट जो याचिकाकर्ता हैं उनसे पूछेंगे उनकी राय क्या है, उनका उत्तर क्या है। तो थोड़े दिन और चलेगा ये, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है, परंतु जो फैसला है मुझे नहीं लगता वो बदलेगा, क्योंकि उसमें अनेक कारण उन्होंने दिया। उसमें एक कारण गलत जाए तो उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। केंद्र सरकार सीएजी और पीएसी के मसले को लेकर हुए बवाल को उतना बड़ा मसला नहीं मानती है। उसकी नजर में राफेल पर कोर्ट के दिए क्लीन चिट से कांग्रेस का झूठ बेनकाब हुआ है और इसे जनता जान चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अपराधियों के खिलाफ नोएडा पुलिस का एक्शन जारी है। बीती देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, जिनसे फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है। तो बता दें कि नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिछली रात नोएडा पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हुई। बिहार सरकार ने एक नई पहल की है। राज्य में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का चयन अब संघ लोक सेवा आयोग के जरिए किया जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ने एक अनोखा और हट के कदम उठाया है। ये कदम राज्य के पुलिस मुखिया चुनने को लेकर है। बहुतों को इस पर यकीन भी नहीं होगा, लेकिन बिहार सरकार ने ये पहल कर दी है। बिहार के वर्तमान डीजीपी कृष्ण स्वरूप द्विवेदी 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद नया डीजीपी का चुनाव राज्य सरकार सीधे तौर पर नहीं, बल्कि इस बार बिहार के डीजीपी के चयन में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की भी भागीदारी होगी। बिहार सरकार ने 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजा है। यूपीएससी इन नामों में से 3 नाम का चयन कर बिहार सरकार को भेजेगा। इन 3 में से एक को बिहार सरकार डीजीपी चुनेगी। बिहार सरकार ने यूपीएससी को जिन 5 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे हैं वो राजेश रंजन, राजेश चंद्रा, आरके मिश्रा, सुनील कुमार और गुप्तेश्वर पांडे हैं। वैसे इन नामों में से सबसे ज्यादा चर्चा सुनील कुमार की चल रही है। खैर जो भी हो, इन नामों में से बिहार पुलिस का मुखिया बनेगा। उसका कार्यकाल 3 सालों का होगा। अब देखना है कि 31 जनवरी के बाद बिहार का नया डीजीपी कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते आगे बात करते हैं पटना की, जहां तेज प्रताप यादव आरजेडी ऑफिस पहुंचे। आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा से तेज प्रताप का स्वागत किया गया। काफी दिनों बाद आरजेडी ऑफिस पहुंचे थे तेज प्रताप।
जिंदाबाद जिंदाबाद तेज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तेज प्रताप आरजेडी दफ्तर पहुंचे और इस दरमियान पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की। व्यक्तिगत समेत आगामी उनकी योजना क्या कुछ है, राजनीति को लेकर इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की। इस मौके पर तेज प्रताप व्यक्तिगत प्रश्नों को टालते ही नजर आए कि भैया एक बार आपको आना है। ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए तमाम लोग जुड़ा हमसे। बहुत लोग मैसेज कर रहा था कि 19-20 का भाई आप नहीं रहिएगा तो कैसे चुनाव होगा, कृष्ण नहीं रहेंगे तो अर्जुन को कैसे देखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ आज से पार्टी कार्यालय से शुभारंभ कर रहे हैं। अभी आप कहते रहे हमेशा से कि आप सारथी की भूमिका में रहेंगे, कृष्ण की भूमिका में रहेंगे अपने अर्जुन के साथ। हाँ। लेकिन बीच मझधार में आप छोड़ के चल गए। आप कयास ये लगा रहे हैं कि आप पार्टी से दूर हो गए एक तरह से। हम पार्टी से दूर नहीं हुए हैं, हम वरदान लेने के लिए गए थे श्री कृष्ण से। सुदर्शन कोई आपको अंदर में साथ रह के कोई कमजोर करने की कोशिश कर रहा है पार्टी में। श्री कृष्ण भगवान जी सुदर्शन चक्र दे दिए हैं कि जो तुमको कमजोर करेगा उसके ऊपर चला देना। नहीं, आपकी आपत्ति थी पार्टी में, कुछ लोग ऐसे हैं, क्या वो आपत्ति दूर हुई आपकी? हम अपना काम करने लगेंगे, ऐसे ही सब छिटा जाएगा इधर उधर। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां आरएलएसपी जल्द अपना स्टैंड क्लियर करेगी। शेखपुरा में आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए को हराने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और जल्द ही पार्टी इस पर अपना रुख साफ करेगी। वहीं पार्टी में बगावत पर भूदेव चौधरी ने कहा कि इससे पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट घोषणा किया है कि मैं स्वयं भी चुनाव लड़ सकता हूं या फिर तीसरे मोर्चे का गठन कर सकता हूं या फिर महागठबंधन में जाने की बात हो सकती है। और यह निर्णय सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर है। उनका निर्णय आखिरी निर्णय होगा और वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ बिहार का सारा लोग है, समर्पण की भावना से उनके। इसी बीच अहम खबर शेखपुरा से आपको बता दें, जहां सुखाड़ की समीक्षा के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि किसानों को ऋण देने में बैंकों की तरफ से बरती जा रही लापरवाही को सरकार ने गंभीरता से लिया है और जिला स्तर पर उसकी समीक्षा की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि बैंकों की भूमिका की निगरानी का जिम्मा डीएम को दिया गया है ताकि किसानों को रोजगार सृजन में अर्थबाधा न हो। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सभी चापाकलों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को दिए हैं। करके कोई बैंक का अधिकारी किसी को ऋण देगा तो हमारे गांव के गरीब का तो चेहरा इतना सूखा हुआ है कि उसके चेहरे से पता नहीं चल सकता है कि ऋण लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। तो ये तो बड़े लोग जो ऋण लेते हैं, ये बड़े लोगों को ऋण देते हैं और गरीब को नहीं देते हैं। लेकिन हमारा बिहार गरीबों का राज है, तो इसमें गरीबों के साथ भेदभाव नहीं हो, इसको बैंक के लोगों के साथ सभी जिला के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके साथ लाइजनिंग करके, बैठक करके, मीटिंग करके उनको दिक्कत नहीं हो। और खास करके किसान। दुमका में धरने पर बैठे एक पारा टीचर की मौत हो गई है। रामगढ़ ब्लॉक में पोस्टेड कंचनदास कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे साथी पारा टीचर का कहना है कि रात में सभी पारा टीचर सो रहे थे, लेकिन सुबह जब देखा तब उसका शरीर अकड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने ठंड से मौत की आशंका जताई है। वहीं इस घटना के बाद पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पारा शिक्षकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। शिक्षकों ने 25 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कल्याण मंत्री घटना पर दुख जताया है और पारा शिक्षकों की मांग पर विचार करने की बात कही है। रात में हम लोग 5-7 आदमी सोए हुए थे शिविर में, जो शिविर लगाया है लुइस मरांडी के सामने। तो ये आया 10:30 बजे। हम लोग ठंडा में चादर ओढ़ करके, ये कम्बल ओढ़ के सोए हुए हैं। ये आया तो ये बोला कि हम एक बार घर जाएंगे। बोले घर जाएगा, ठीक है। तो फिर ये नहीं गया, वहाँ बैठल कब सो गया। हम लोग रात भर सुतले रह गए। भोरे जब सब कोई उठे तो हम लोग बातचीत करने लगे तो बोले इसको उठाओ जल्दी से, काहे नहीं उठ रहा है।
तो वही उठाने के क्रम में देख रहे हैं ऐसा, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाए और लेकर के आए। अभी हम लोग चाहते हैं कि मुआवजा के तौर पे इन लोग का 25 लाख रुपये इसके घर वाले को दिया जाए, क्योंकि घर ये चला रहे थे और इनके घर के एक सदस्य को नौकरी भी दिया जाए, जिससे कि किसी तरह का दिक्कत ना, क्योंकि जान तो चला गया, बहुत कम उम्र है, मात्र 35 साल के अवस्था में पूरे परिवार को छोड़कर जो भरण पोषण परिवार का कर रहे थे और चल बसे। हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रही है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं मुआवजा का जल्द से जल्द दे, नहीं तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। पहले से ही खासा बदनाम बिहार पुलिस का एक और नया चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुपौल जिले के पिपरा थाना इलाके में एक नवयुवक को दिल्ली से कार खरीदकर लाना महंगा पड़ा। पिपरा थाना की पुलिस ने जबरन पहले गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और फिर 1 लाख रुपए की मांग की। रुपया नहीं देने पर युवक को कार चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। 3 दिन बाद जेल से रिहाई होने के बाद युवक अब मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहा है। हालांकि एसपी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। चोरी गाड़ी के इंजाम में वहाँ ले गए, ये गाड़ी चोरी की तो यहाँ बेच रहा था। मैंने कहता रह गया सर मैं चोरी की नहीं है ये, और मैं खरीद के लाया हूँ। सुरेश जोशी की गाड़ी है, मेरे दिल्ली में जो मित्र हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं तो वो मेरी एक भी नहीं सुनते हैं। और रात में पूरी रात हवालात में रहता हूँ और सुबह मेरा चालान काट के मुझे भेज दिया जाता है। चोरी की गाड़ी बरामद हुई, यह सूचना हमें मिला था। इसी आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया। पिपरा थाना की पुलिस द्वारा जो आरोपी चालक था उसे जेल भेजा गया। फिर भी अगर सवाल इस पर उठे हैं तो हमने एसडीपीओ सुपौल को पूरे मामले की गहराई से छानबीन करने का आदेश दिया है और छानबीन में अगर लगता है कि पुलिस के द्वारा किसी गलत मोटिव से उसे फंसाया गया है तो हम लोग उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक मोबाइल चोरी की लोगों ने, जी हां, मोबाइल चोर की लोगों ने जमकर धुनाई की। चोर की पिटाई का वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर स्थित एक मोबाइल दुकान में ये चोर मोबाइल खरीदने के बहाने पहुंचा और देखने के लिए कई मोबाइल दुकानदार से निकलवा लिए। इसी दौरान ये चोर मोबाइल लेकर भागने लगा, जिसे दुकानदार ने खदेड़ा और स्थानीय लोगों के साथ इसकी जमकर धुनाई की। पिटाई करने के बाद मोबाइल चोर को सदर थाने के हवाले कर दिया गया, जहां पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बढ़ते आगे बात करते हैं खगड़िया के अलौली प्रखंड की, जहां इचरुआ गांव में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं 2 मवेशियों की भी झुलसने से मौत हुई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। खबर दरभंगा से, जहां सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन में भयंकर आग लगी। इस अगलगी में दर्जनों झोपड़ियां जल गई। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची है। स्थानीय लोग खुद आग बुझाने में जुटे हैं। वहीं सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई है।